हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज फिर से आप सभी के लिए लेकर के आ चुके हैं क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इस चैप्टर के हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये प्रश्न जो मैं बताने जा रहा हूँ वे प्रश्न जो हैं हर साल पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों को छोड़ना हमारी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो इन सभी प्रश्नों को मैं सेलेक्ट करके अच्छे से लेकर के आ चुका हूँ। इसका पूरा सॉल्यूशन आप लोगों को बताने वाला हूँ सारे प्रश्नों का, और सिंपल से सिंपल सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है, अच्छे से समझा करके। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, न्यूमेरिकल का डर आप लोगों से खत्म हो जाएगा। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। तीन संधारित्र C1 C2 C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इनकी समतुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखिए, आप लोगों ने श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का फार्मूला पढ़ा होगा, 1/C बराबर में 1/C1 प्लस में 1/C2 प्लस में 1/C3। इस तरीके का फार्मूला आप लोगों ने सुना होगा। अब इस फार्मूले का निगमन करना है, यानी व्यंजक प्राप्त करना है। देखिए, हमारे पास C1 C2 C3 तीन हमारे पास क्या दे रखे हैं, कैपेसिटर यानी कि संधारित्र दे रखे हैं। अब हमें क्या करना है कि तुल्य धारिता का फार्मूला जो है यहाँ पे सिद्ध करके दिखाना है। तो एक हम अपने तरफ से एक फिगर बनाए हैं, इसमें देख लीजिए हमारे पास ये तीन कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो यहाँ पे विभव V1 है, यहाँ पे विभव V2 है, यहाँ पे विभव V3 है। विभव मतलब कि विभवांतर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो विभवांतर यहाँ पे V1 V2 V3 है। इस तरीके से आप लोगों को एक फार्मूला पता होगा जो कैपेसिटर धारिता निकालने का होता है। धारिता C बराबर क्या होता है हमारे पास, C बराबर होता है Q/V। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। इस फार्मूले से हम यहाँ पे कुछ यूज़ करने वाले हैं, उसके बाद से हम इसका पूरा सॉल्यूशन आप लोगों को करके दिखाएंगे। ये हल लिख लीजिएगा और इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। हाँ, लिख दीजिएगा कि हम जानते हैं C बराबर में Q/V होता है, ठीक है। ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है। अब देखिए, इसको आगे कैसे सॉल्व करना है। आगे आपको ये करना है कि जैसे हम V1 हमारे पास यहाँ पे है, V2 है, V3 है, यानी सभी विभवांतरों को निकाल लेना है। तो अगर V की बात करें यहाँ से, C बराबर में Q/V है, तो अगर हम V निकालना चाहें तो V बराबर में क्या आ जाएगा, Q/C आ जाएगा। यही फार्मूला बन जाएगा ना। इस फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिए हैं, तो ये फार्मूला जो है इस फार्मूले में कन्वर्ट हो गया। आप देख सकते हैं ये फार्मूला जो है इस फार्मूले में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे आगे क्या करना है हमें कि V1 का मान निकालना है, V2 का, V3 का निकाल लेना है। तो V का फार्मूला हमें पता है, तो V1 का निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, बस C1 आ जाएगा। तो देखिए, V1 बराबर निकालेंगे अगर, तो हमारे पास आ जाएगा Q/C1। ये हो गया V1 का फार्मूला, ठीक है। V1 से हमने ये निकाल लिया, यानी पहला विभवांतर ये आ गया। दूसरे विभवांतर की बात करें तो दूसरा विभवांतर क्या हो जाएगा, V2। तो V2 बराबर हो जाएगा हमारे पास Q/C2, ये दूसरा विभवांतर। और तीसरे विभवांतर की अगर बात करते हैं तो V3 बराबर हो जाएगा Q/C3। तो ये हो गया तीसरा विभवांतर, ठीक है। इस तरीके से हमने तीनों विभवांतर को निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो Q दिख रहा है आप लोगों को मैं बता दूं नॉलेज के लिए, तो संधारित्रों के बीच में जो प्लेट, मतलब जो प्लेट होते हैं ना संधारित्र के, उन प्लेटों के बीच में जो उत्पन्न आवेश होता है उसे Q कहते हैं, ठीक है। ये Q क्या है, आवेश है, ये आप लोगों को पता होगा। और C क्या है, धारिता है। तो अब क्या करना है, आपको परिणामी विभवांतर निकालना है। परिणामी विभवांतर, परिणामी विभवांतर का मतलब है कि इन तीनों विभवांतर को हमें ऐड कर देना है, जोड़ देना है विभवांतर। तो परिणामी विभवांतर क्या हो जाएगा हमारे पास, V हो जाएगा बराबर में क्या हो जाएगा, V1 प्लस का V2 प्लस का V3। इन तीनों विभवांतरों को क्या करना है, आपस में जोड़ देना है। तो यहाँ से V बराबर निकालना चाहें तो हमारे पास Q/C1 आ जाएगा, यानी V1 की जगह पे हम Q/C1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। V2 की जगह पे Q/C2 लिख सकते हैं, प्लस का Q/C2 हो जाएगा। और प्लस का V3 यहाँ पे रहेगा ना। V3 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, Q/C3 लिखेंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से लिखने को हम यहाँ पे समीकरण नाम दे देते हैं 1, समीकरण नंबर 1। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। अब हमारे पास मान लीजिए कि C क्या है, अगर कोई धारिता है, क्या है, C धारिता है, तो हम इनके बीच जो तुल्य धारिता का व्यंजक है वो प्राप्त यहाँ से कर सकते हैं। तो लिखेंगे यदि C धारिता है, तब, अगर C यहाँ पे धारिता है तब जो होगा इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, Q/C हो जाएगा, और बराबर में Q/C1 प्लस का Q/C2 प्लस का Q/C3। अब इसको देखिए, यहाँ पे अगर थोड़ा सा हम मॉडिफाई करें, आप लोगों को मैं नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि अगर यहाँ से Q को हम कॉमन ले लें, यहाँ इन तीनों में Q कॉमन है तो यहाँ भी Q कॉमन ले लें, तो Q से Q क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, ऊपर सब में एक एक बच जाएगा। क्या बच जाएगा, एक एक बच जाएगा। तो हम इस टोटल को लिख सकते हैं 1/C बराबर में 1/C1 प्लस का 1/C2 प्लस का 1/C3। बस ये हमारा फार्मूला निकल के आ चुका है। तो आप लोगों का ये आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो आप लोग देखिए इस तरीके से जो है हमारा फार्मूला जो है यहाँ पे निगमित हो चुका है और इसे हम कहेंगे समतुल्य धारिता का व्यंजक, ठीक है, श्रेणी क्रम में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने कैसे किया एक बार मैं फिर से बताता हूँ। इस क्यू को हम यहाँ पे अगर रखते हैं और इस क्यू को हम कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि ये तीनों में क्यू है तो कॉमन ले लेते हैं, तो इस क्यू से ये क्यू कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, एक एक बचेगा। तो इस तरीके से हमने लिख दिया है, ठीक है। आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि संलग्न चित्र में प्रदर्शित संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक फिगर है इस प्रकार की, ये हमारे पास प्रतिरोध लगे हुए हैं, यहाँ पे 2 ओम का है, यहाँ 3 ओम, यहाँ 5 ओम और एक कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरड का लगा हुआ है। संचित ऊर्जा ज्ञात करनी है। देखिए संचित ऊर्जा का फार्मूला अभी मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस आपको करा देता हूँ कि इसको हम कैसे कैसे ले जाएंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए संचित ऊर्जा का फार्मूला होता है U बराबर में हाफ CV², हाफ CV²। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास विभवांतर है यानी कि V है वो कैसे निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे V तो दिया नहीं गया है, C का तो यानी कैपेसिटर का मान दिया गया है यहाँ पे, तो कैपेसिटर C रख देंगे, लेकिन V कहाँ से रखेंगे, निकालेंगे तभी तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए हमें विभवांतर की जरूरत पड़ेगी। तो संधारित्रों के सिरों के बीच का विभवांतर सबसे पहले हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो लिखेंगे सिरों के बीच का विभवांतर, सबसे पहले हम विभवांतर निकालेंगे, तभी तो हाफ CV² पर रखेंगे फार्मूले में। तो सिरों के बीच का विभवांतर, तो आइए सिरों के बीच का विभवांतर हम कैसे निकालते हैं। आप सभी को पता होगा ओम के नियम के द्वारा हमारे पास एक फार्मूला आता है V बराबर में IR। क्या आता है, V बराबर IR। ये हमारे पास फार्मूला होता है जिसमें V क्या होता है, विभवांतर, I क्या होता है, धारा, और R क्या होता है, रेसिस्टेंस, जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है I भी पता है और R भी पता है, तो यहाँ से हम V को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो V बराबर क्या हो जाएगा, I की जगह पे क्या रखेंगे, 2 एम्पियर, यहाँ पे 2 एम्पियर दिया गया है, तो I कितना दे रखा है, 2 एम्पियर दे रखा है, तो 2 रख देंगे। और इंटू का जो प्रतिरोध है R क्या है हमारे पास, ये तीनों प्रतिरोध लगे हुए हैं, तीनों प्रतिरोध को क्या कर देना है, जोड़ लेना है। तो तीनों प्रतिरोध जोड़ेंगे तो 5 3 8 2 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 10 लिख देंगे। तो V बराबर क्या निकल के आ गया, 10 दूना का 20। तो ये 20 वोल्ट जो होगा ये विभवांतर निकल के आ गया है। अब हमारे पास विभवांतर पता हो गया, तो अब हम संधारित्र की संचित ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए संधारित्र में लिखेंगे, संधारित्र में संचित ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो लिखेंगे, ठीक है। संचित ऊर्जा, देखिए ऊर्जा को हम U से प्रदर्शित करते हैं और U बराबर होता है हाफ CV², ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इस फार्मूले को जो है आप सभी को याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर फार्मूला ही याद नहीं रहेगा तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करने में सबसे बड़ी दिक्कत तो यही होगी कि आपको फार्मूला ही नहीं पता रहेगा तो कैसे सॉल्व कर पाएंगे। हर एक चैप्टर के फार्मूले आपको तैयार होने चाहिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं जो है अलग से आप लोगों को वीडियो बना दूंगा जिसमें सारे फार्मूले आपके हर एक चैप्टर वाइज रहेंगे, ठीक है। अच्छे से एक भी फार्मूला छूटेगा नहीं, जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं उनका मैं एक वीडियो आप लोगों को बना दूंगा, ठीक है, अगर आपकी डिमांड आएगी तब। तो U बराबर में हाफ CV², ये हमारे पास फार्मूला आ गया जो हमारे पास संचित ऊर्जा का है। हमें क्या याद करना है, संचित ऊर्जा ही ज्ञात करनी है, तो ये फार्मूला होता है। अब क्या करेंगे कि हर जगह पे हम इसका मान रखते जाएंगे। तो U बराबर में क्या हो जाएगा हमारे पास, U बराबर हाफ तो हाफ ही रहेगा, इंटू का C का मान हमारे पास 2 माइक्रोफैरड दे रखा है। अब देखिए माइक्रोफैरड दे रखा है तो इसको फैरड में बदलने के लिए, देखिए 2 माइक्रोफैरड है, इसको फैरड में बदलने के लिए 10⁻⁻6 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, 10⁻⁻6 से गुणा कर देंगे तो ये फैरड में बदल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 × 10⁻⁻6 और इंटू का V² कह रहा है, तो V कितना निकला है, 20 वोल्ट निकला है, तो 20 का हम स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, 20 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ से U बराबर क्या निकल के आ जाएगा, U बराबर अगर हम 1 का गुणा हम 10⁻6 में करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 10⁻⁻6, यही सेम टू सेम हो जाएगा। और अगर 20 का हम स्क्वायर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 400, ठीक है। अगर आगे हम थोड़ा सा इसको हम देखिए, हमारा सॉल्यूशन तो हो चुका है लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पे देखिएगा। U बराबर हमारे पास हो जाएगा 10⁻⁻6 और गुणे में इसको हम 4 × 10⁻2 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। तो U बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, U बराबर आ जाएगा 10⁻⁻6 है और 10⁻2 है, तो इन दोनों को आपस में घटा देंगे। अगर बेस बराबर हो तो घातांक क्या आपस में जुड़ेंगे, तो यहाँ माइनस है तो घटेंगे, तो 10⁻⁻6 है और 2 है, तो यहाँ पे 10 के पावर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो पहले 4 है तो 4 को लिख लेते हैं, उसके बाद 10⁻⁻4 लिख देंगे। इस तरीके से कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं,
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। और एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे आपको यूनिट लगाना बहुत ज़रूरी है। हम यू निकल रहे हैं, संचित ऊर्जा निकल रहे हैं, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, तो यहाँ पे जूल लिख दीजिएगा। आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। किसी तरीके की कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, दिए गए परिपथ में दोनों संधारित्रों पर संचित आवेशों की गणना कीजिए। हमें क्या करना है कि इसमें जो हमारे पास फिगर दिया गया है, ये जो परिपथ है बेसिकली, इस परिपथ में ये दो संधारित्र हैं जो 4 माइक्रोफैरड के हैं, 6 माइक्रोफैरड के हैं, और बाकी ये सारे क्या है, प्रतिरोध लगे हुए हैं, 4 ओम का, 5 ओम का, 1 ओम का, और ये हमारे पास E बराबर 20 वोल्ट यहाँ बैटरी लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कह रहा है कि आवेशों की गणना कीजिए। आवेशों की गणना करने के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, एक तो विभवांतर, और इस परिपथ में जो विभवांतर है एक तो उसकी जरूरत पड़ेगी, दूसरी हमारे पास धारिता की जरूरत पड़ेगी। किसकी? धारिता की जरूरत पड़ेगी। तो ये दो चीज़ें हमें तभी मिलेंगी जब हम ये पता कर पाएँ कि इस परिपथ में बहने वाली धारा कितनी है, यानी धारा करंट कितना है, ठीक है। तो जब हम करंट फाइंड कर लेंगे उसके बाद विभवांतर मिल जाएगा, विभवांतर फाइंड करने के बाद धारिता, और धारिता के बाद से हम आवेशों की गणना कर पाएंगे। तो आसानी से समझिएगा, देखिए सारी स्टेप को अच्छे से समझिएगा। तो इसको देखिए हम हल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? धारा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? धारा। तो लिखेंगे परिपथ में धारा, ठीक है, परिपथ में धारा। तो देखिए परिपथ में धारा निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है कैपिटल E अपॉन में क्या हो जाएगा, इस कैपिटल R और प्लस का स्मॉल r, ठीक है। ये I लिख लेते हैं यहाँ पे, I बराबर में ये फार्मूला हमारे पास होता है, ठीक है। इस फार्मूले को आप लोग याद रखेंगे। तो इसके आगे अगर इस पे फार्मूले पे हम रखना चाहें मानों को, तो देखिए ई के जगह पे हम 20 वोल्ट रख सकते हैं क्योंकि ई बराबर यहाँ 20 दिया गया है, तो यहाँ पे हम 20 रख देंगे। और बट्टा में ये आर हमारे पास है यानी कि रेसिस्टेंस है, तो देखिए यहाँ पे आर की जगह पे हम ये ऊपर वाला आर है, और स्मॉल आर का मतलब है कि ये वाला आर है, यानी इस रेसिस्टेंस की बात करें तो टोटल रेसिस्टेंस को हमें क्या करना है, आपस में जोड़ देना है। तो 4 प्लस का 5 ये कैपिटल आर हो गए, और प्लस का 1 स्मॉल आर हो गया, ठीक है। इन सभी को क्या करना है, जोड़ लेना है। तो आगे हम इसको सॉल्व करें तो 20 बट्टा का क्या हो जाएगा, 5 4 9 1 10। अब इसको अगर काट दें तो ये क्या आ जाएगा, 2 बट्टा का 1 आ जाएगा, यानी कि 2 यहाँ पे एम्पियर जो है यहाँ पे धारा निकल के आ गई। 10 दूना का 20, ये धारा क्या, किसमें धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो 2 एम्पियर यहाँ पे धारा निकल के आ गया। इस पूरे परिपथ में जो धारा बह रही है 2 एम्पियर की बह रही है, ठीक है। अब इसके बाद हमें विभवांतर फाइंड करना है, विभवांतर निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि इस ए और बी, यहाँ पे हमारे पास ए पॉइंट है इस फिगर में, ठीक है, यहाँ बी ए होता है, यहाँ पे बी होता है। ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और इस ए और बी के बीच में विभवांतर हम ज्ञात कर लेंगे, ए व बी के बीच विभवांतर। ये क्वेश्चन जो है कई सालों से पूछा जा रहा है, तो इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ए और बी के बीच विभवांतर की अगर हम बात करते हैं तो आप सभी को पता होगा फार्मूला ओम के नियम के अनुसार V बराबर में आई आर, जो कि अभी हम लोगों ने किया है, अभी हम लोग सॉल्व करके आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए V बराबर आई आर फार्मूला होता है, तो V बराबर में हम निकालेंगे तो I का मान कितना निकल गया है, 2 एम्पियर, तो 2 रख देंगे, और गुणे में R कितना है यहाँ पे 4 5 और ये 1 है, ठीक है। ए और बी के बीच निकलना है ना हमें, तो ए और बी के बीच अगर हम विभवांतर निकालना है तो इसमें रेसिस्टेंस क्या है, 4 ओम 5 ओम, 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो V बराबर क्या निकल के आ गया, 9 दूना का 18 वोल्ट, क्या निकल के आ गया, 18 वोल्ट निकल के आ गया, ठीक है। इसका मात्रक वोल्ट होता है विभवांतर का, तो ये विभवांतर निकल के आ गया, तो हमारे पास V प्राप्त हो गई है। अब हमारे पास अगर आवेश की गणना करनी है तो C और V दोनों पता होना चाहिए, क्योंकि Q बराबर में हमारे पास होता है CV, या फिर हम ये कह सकते हैं C बराबर में Q अपन V, ये फार्मूला आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ से आवेश की गणना करनी है तो C और V का मान पता होना चाहिए, तो V हमें निकल गया और C का हमें निकालना है अभी, ठीक है। ये C का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, तो C का निकालने के लिए हम क्या फिर से लिखेंगे, A व B के बीच, C क्या होता है, धारिता होता है, तो A व B के बीच धारिता, या फिर तुल्य धारिता लिख सकते हैं। तो इनके बीच की जो धारिता का फार्मूला होता है, देखिए श्रेणी क्रम में है ना, ये श्रेणी क्रम में है ना, तो श्रेणी क्रम में क्या फार्मूला होता है, C बराबर में होता है हमारे पास C1 इंटू का C2 अपन में C1 प्लस का C2, ये फार्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। ये दोनों जो हमारे पास हैं, दोनों कैपेसिटर जो हैं, यानी C जो है, दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में ये फार्मूला होता है धारिता का, ठीक है। तो यहाँ से C बराबर जब निकालेंगे तो ऊपर क्या रखेंगे, 4 माइक्रोफैरड, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 माइक्रोफैरड, नीचे 4 प्लस का 6, तो C बराबर निकल के आ जाएगा 6 चौका 24 और बट्टा में 6 4 10, ये हो जाएगा हमारे पास। अगर इसको काट दें हम तो 10 दूना का 20, और आगे क्या हो जाएगा हमारे पास, पॉइंट में 4 हो जाएगा, ठीक है।
इस तरीके से 2.4 माइक्रोफैरड ये आ जाएगा। धारिता क्या निकल के आ गई, 2.4 माइक्रोफैरड निकल के आ गई। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, आवेशों की गणना करनी है। इस क्वेश्चन में कहा था कि आवेशों की गणना कीजिए। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब अंतिम जो नीचे आपको करते जाना है आगे, हम यहाँ पे जगह ना होने की वजह से इस साइड में करते जा रहे हैं। ठीक है, हमारे पास बी भी मिल गया और सी भी मिल गया। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है आप लोगों को पता होगा। ठीक है, हमारे पास धारिता यानी C का फार्मूला होता है C बराबर में Q अपन में V। तो यहाँ से अगर हम इम्प्लाइज दैट दे करके Q निकलना चाहें तो C इंटू का V हो जाएगा। इस फार्मूले पे अगर रखते हैं तो Q हमारे पास निकल के आ जाएगा ना, C की जगह पे 2.4 माइक्रोफैरड रखेंगे इंटू का V की जगह पे 18 रखेंगे। क्या रखेंगे, 18 का जब 24 में मल्टीप्लाई करेंगे तो Q बराबर में हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 432। एक अंक के बाद दशमलव लगाए तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 43.2 आ जाएगा। ठीक है, 43.2। और देखिए ये हमारे पास आवेश है ना, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो ये हमारे पास लिख देंगे कूलाम। तो ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है संचित जितने भी आवेश थे इस परिपथ में उस सारे यहाँ पे निकल के आ चुके हैं 43.2 कूलाम। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर के आ चुका हूँ। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और इस क्वेश्चन को कैसे मैं सॉल्व करता हूँ अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास। सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है। यानी कि कभी भी आप लोगों से ये पूछा जाए कि निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव का मान होता है वो क्या होता है, तो शून्य होता है। और इसी चीज को हमें सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो द्विध्रुव के कारण जो निरक्षीय स्थिति होती है वहां पे जो वैद्युत विभव होता है शून्य होता है। इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले आपको तो फिगर बनाना आना चाहिए। निरक्षीय स्थिति का जो फिगर है कैसे बनाते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश, इनके बीच की दूरी टोटल दूरी कितनी है, 2l है। कितनी दूरी है, 2l। अगर 2l दूरी है और ये कुछ दूरी यानी कि सूक्ष्म दूरी पर रखे हुए हैं तो ये एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करेंगे। और यहाँ से निरक्षीय का मतलब है कि इसके लंबवत। तो निरक्षीय स्थिति में यहाँ पे बिंदु P स्थित है। ठीक है, और कितने दूरी पर स्थित है, r दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे निरक्षीय स्थिति। ठीक है, बिंदु P अगर इधर है तो इसे निरक्षीय स्थिति कहेंगे। बिंदु P अगर इधर रहता तो हम इसे क्या कहते, इसको क्या कहते, अक्षीय स्थिति। ठीक है, आपको अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो यहाँ पे एक त्रिभुज जैसा बना हुआ दिखेगा, समकोण त्रिभुज जो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ ये त्रिभुज दिखेगा। ठीक है, तो इस त्रिभुज में आप देखेंगे कि इस भुजा का मान L है, इस भुजा का मान R है और ये भुजा नहीं पता है हमें, तो इस भुजा का नाम हम कुछ रख देंगे। ठीक है, और मान लेते हैं कि यहाँ पे जहाँ माइनस क्यू आवेश रखा है वहाँ पे A है और प्लस क्यू आवेश की जगह पे बिंदु B है। ठीक है, और यहाँ से A से P की जो दूरी हमें नहीं पता है तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार अंडर रूट में हम इन दोनों के स्क्वायर को ऐड कर लेते हैं। तो R का स्क्वायर प्लस का L का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर इस साइड में आते हैं तो इधर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि इधर भी हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ हो रहा है। और इस भी भुजा की बात करते हैं B से लेकर के P की दूरी की, तो R और L का ही स्क्वायर लिखेंगे। तो इस भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, L स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर, यही चीज़ मिल जाएगा इधर भी। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, हाँ तो बिल्कुल भी अच्छे से समझना है। देखिए आगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपको देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिख दिया है। इस भाषा को अगर लिखेंगे तो एग्जामिनर जो है आपसे अट्रैक्ट होगा। लिखना है आपको, माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसके आवेश जो है माइनस क्यू और प्लस क्यू है। ठीक है, जिनके बीच की दूरी 2l है। देखिए हमारे पास ये द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव है, माइनस क्यू आवेश है प्लस क्यू आवेश है, 2l दूरी पर रखे हैं, यानी कि इनके बीच की दूरी कितनी है, 2l है। तो 2l लिख दिए हैं। जिसके निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर बिंदु P है। देखिए निरक्षीय स्थिति में जो है r दूरी पर, ये r रेडियस है इसकी, यानी दूरी है, और P बिंदु स्थित है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। बस इतनी सी लैंग्वेज आपको लिखनी है जो कि आपको समझ में आ रही होगी यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है। ठीक है, अब आगे क्या करना है आपको कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि आपको विभव का फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो विभव का जो फार्मूला होता है, विभव का जो फार्मूला होता है ना, V बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन में R होता है। क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन में R, ये हमारे पास वैद्युत विभव का फार्मूला होता है। तो यहाँ से इसी फार्मूले का यूज करके जो है हम माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की नहीं, वैद्युत विभव हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो माइनस क्यू आवेश के कारण यहाँ बिंदु P पर वैद्युत विभव अगर हम ज्ञात करना चाहें तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर
विद्युत विभव। तो देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण जो बिंदु P पर विद्युत विभव होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा V1, इसको हम V1 मानते हैं, ठीक है, इस विभव को हम V1 मानेंगे माइनस क्यू वाला। तो V1 बराबर क्या निकलेगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू की जगह पे हम माइनस क्यू रखेंगे क्योंकि माइनस क्यू के कारण निकाल रहे हैं, तो माइनस क्यू रखेंगे और बट्टा में नीचे आर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, इस AP दूरी को लिखेंगे। तो इस AP की दूरी कितनी है, अंडर रूट में R² प्लस में L²। तो यहाँ पे हम लिख देंगे R² प्लस में L², ये चीज़ लिख सकते हैं। तो ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। तो V1 बराबर हम इसको क्या बोल सकते हैं, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस माइनस को इधर लेते आए हैं, ठीक है, और क्यू अपान में अंडर रूट में R² प्लस का L², ये अंडर रूट में है, ठीक है। तो इतनी सी चीज़ अगर आपको अगर समझ में आ गई है तो आगे की जो चीज़ें हैं बहुत आसान हो जाएंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। आगे क्या करना है हमें, सिमिलरली इसी तरीके से हम प्लस क्यू आवेश, इस फिगर में देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण इस P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो बिंदु P पर वैद्युत विभव की अगर बात करते हैं तो ये हमारे पास V2 आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा दूसरा विभव है। तो V2 बराबर में आ जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला रख देंगे। और Q की जगह पे हम क्या रखेंगे, प्लस का Q रखेंगे इस बार। तो Q अपान में अंडर रूट में क्या हो जाएगा, R² प्लस का L² हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा दूसरा इक्वेशन भी बन के निकल गया। आप देखेंगे कि यहाँ पे दो इक्वेशन बन गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये, इक्वेशन नंबर सेकंड ये। अब दोनों इक्वेशन को यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका अगर परिणामी निकालते हैं, किसका, इन विभवों का परिणामी निकालेंगे हम, ठीक है। क्या करेंगे, विभवों का परिणामी। तो बिंदु P पर परिणामी विभव कितने हो जाएंगे, यहाँ पे अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे बिंदु P पर, आप नीचे करते जाएंगे सॉल्व अपनी कॉपी में। अगर एग्जाम की कॉपी में लिख रहे हो तो एग्जाम की कॉपी में आप नीचे की तरफ लिखते जाएंगे, मैं जगह ना होने के कारण इस साइड में लिख रहा हूँ। बिंदु P पर परिणामी विभव, परिणामी विभव। तो बिंदु P पर परिणामी विभव की अगर बात करते हैं तो V बराबर में V1 प्लस का V2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V बराबर में V1 प्लस का V2। तो इस रूल से अगर हम आगे की तरफ चलें तो V बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 अपान में, देखिए V1 की जगह पे ये रख सकते हैं टोटल, तो माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपान में क्या हो जाएगा, अंडर रूट में R² प्लस का L²। सिमिलरली इसी तरीके से V2 का मान भी हम समीकरण 2 से रख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो समीकरण 2 से अगर V2 का मान यहाँ पे रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान में क्या आ जाएगा, अंडर रूट में R² प्लस का L², ठीक है। ये चीज़ें रख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, ये सारा चीज़ एक जैसा है और ये भी सारा चीज़ एक जैसा है। अंतर क्या है कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो सारी चीज़ें सेम हो और चिन्ह विपरीत हो तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी, और कटने के बाद से क्या मिल जाएगा यहाँ पे, जीरो। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैद्युत विभव होगा वो V बराबर हमारे पास जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमें क्या सिद्ध करना था, यही तो सिद्ध करना था कि जो वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव होगा शून्य होगा, यही सिद्ध करना था। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव होता है द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव क्या होता है, शून्य होता है, और यही चीज़ यहाँ पे सिद्ध होके आ गई। तो लिखेंगे इति सिद्धम या हैंस प्रूव्ड लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अगर आप क्वेश्चन बैंक में देखेंगे या फिर आप अनसॉल्व पेपर उठा करके देखेंगे तो कई सालों में ये पूछा गया है। लगभग हर साल में किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन आ ही जाता है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना बहुत ज़रूरी है और इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि इसको कैसे हम लिखेंगे और किस तरीके से करेंगे इसका सॉल्यूशन कि आपको पूरा पूरा अंक मिल जाए। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है और इसमें आपको जो है ये डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले तो आपको इस बात पे ध्यान देनी है कि इसकी फिगर कैसे बनेगी। क्वेश्चन हमारे पास अक्षीय स्थिति में कहा है, अक्षीय की जगह पे कभी कभी अनुदैर्ध्य स्थिति भी कह सकता है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और इसका मतलब होता है कि अक्षीय स्थिति का मतलब कि कोई बिंदु यहाँ पे स्थित होगा इस साइड में, ठीक है। और निरक्षीय स्थिति का मतलब होता है कि कोई बिंदु जो है इस O से ऊपर की तरफ स्थित होगा, ठीक है। ये बात समझ लीजिएगा। और उसके बाद से आपको ये भी पता है
कि आप कभी भी किसी भी डेरिवेशन को करेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ लिखना पड़ता है जो कि आपने फिगर में किया है। तो इस फिगर में आपको बेसिकली क्या हुआ है, देखिए यहाँ पे दो आवेश हैं वैद्युत द्विध्रुव के, माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश, इन दोनों के बीच में एक ओ बिंदु है। इस ओ बिंदु से पी बिंदु तक की दूरी जो है आर है। कितनी है? आर है। ओ से पी तक की दूरी कितनी है? आर है। ओ से पी बिंदु जो रखी गई है, आर दूरी पर रखी गई है, और यहीं पे हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, और इनके बीच की, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 2l है। यही बात आपको लिख देनी है यहाँ पे माना करके। ठीक है, देखिए हमने लिखा है माना एक वैद्युत द्विध्रुव का आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू है। वही आवेश जो आप देख रहे हैं कि माइनस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, जिनके बीच की दूरी कितनी है? 2l है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? 2l है। वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर बिंदु P स्थित है। इसके केंद्र यानी वैद्युत द्विध्रुव जो बना हुआ है, इसके केंद्र से r दूरी पर, ये देखिए इसका टोटल दूरी कितना है? r दूरी है। यहाँ पे P स्थित है और यहीं पे हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो इतना लिखने के बाद से आप इसको सॉल्व करना आगे शुरू करेंगे। जो जो मैं लिख रहा हूँ, जो जो मैं कर रहा हूँ, उसको आप आसानी से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आपको विद्युत विभव का जो फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए। तो विद्युत विभव का जो फॉर्मूला होता है, V बराबर में 1/4πε0 और Q अपान में R होता है। क्या होता है? 1/4πε0 Q अपान में R होता है, इस फार्मूले से। ठीक है, अब इस फार्मूले का यूज करके हम आगे की तरफ इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो जब हम इस प्रश्न को आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो सबसे पहले हमें ये करना होगा कि यहाँ पे जो आवेश रखा गया है, इस आवेश के कारण हम बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो माइनस क्यू आवेश के कारण इस P बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करेंगे, उसके बाद से प्लस क्यू आवेश के कारण हम इस बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करेंगे। इसी सूत्र की मदद से यहाँ पे गणना होगी। तो आइए हम समझते हैं। लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। ठीक है, तो लिखिए माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। तो अगर बात करते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण, तो देखिए हमारे पास ये टोटल दूरी 2l है। तो अगर O बिंदु से हम दूरी लें तो यहाँ इसकी दूरी क्या हो जाएगी? माइनस क्यू आवेश से O बिंदु तक की दूरी l हो जाएगी, और प्लस क्यू आवेश से O बिंदु तक की दूरी जो होगी l हो जाएगी। ठीक है, l मिल करके 2l तो होता है। तो ये सारी दूरी 2l है, तो ये हाफ हाफ कर दिया हमने, l हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमारे पास इसी फॉर्मूले पे रखेंगे तो V1 मान लेते हैं। माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत विभव निकलेगा उसको हम V1 मान लेते हैं। तो V1 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हमारा एज इट इज रहेगा वैसे ही, 1/4πε0। और Q की जगह पे क्या लिखेंगे? माइनस क्यू आवेश है तो माइनस क्यू लिखेंगे। अपान में क्या हो जाएगा? R का मतलब है कि दूरी। माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर निकलना है, तो इसकी दूरी कितनी है? ये हमारे पास देखिए l है इतना दूर तक, और यहाँ से लेकर के ये दूरी R है। तो दोनों को अगर जोड़ दें तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी पता चल जाएगी। तो हम क्या करेंगे? R में हम l को जोड़ दें या l में हम R को जोड़ दें, बात एक ही है। तो R प्लस का l यहाँ पे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं इस तरीके से। किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूज़न हो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, वैसे कोई कन्फ्यूज़न छोड़ूंगा नहीं। देखिए अब यहाँ पे हम V1 बराबर, अगर इसको आगे की तरफ बढ़ाएं तो इस माइनस को हम पहले लिख सकते हैं। तो -1/4πε0 और Q अपान में क्या हो जाएगा? R प्लस का l, इस तरीके से आ जाएगा, जिसको हम समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ तक आपने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो माइनस क्यू आवेश के कारण जो हमने विद्युत विभव प्राप्त किया वो ये निकल के आया। अब हम क्या करेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण, यहाँ पे फिगर देखिए, इस आवेश के कारण अब बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो अगर हम प्लस क्यू आवेश के कारण विभव की बात करते हैं तो यहाँ पे हम इस विभव को V2 मानते हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला बनेगा 1/4πε0। यहाँ पे क्या रखना है? क्यू आवेश रखना है। तो यहाँ पे प्लस क्यू है तो प्लस क्यू रखेंगे, अपान में क्या हो जाएगा? R रखना है, यानी दूरी रखनी है। तो वो दूरी का मतलब क्या है? यहाँ से देखिए, इस आवेश से लेकर के P बिंदु तक की दूरी क्या है नहीं पता है, तो यहाँ पे l है, O से लेकर के यहाँ तक l है अगर, और O से लेकर के यहाँ तक R दूरी है। तो अगर हम R में से l को घटा दें तो ये दूरी नहीं पता चल जाएगी। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे R माइनस का l लिखेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर सेकंड। ये हमारा हो गया प्लस क्यू आवेश के कारण जो बिंदु P पर विभव होगा उसका मान। तो इस तरीके से हमने V1 V2 प्राप्त कर लिया, और यहाँ पे हम जो है क्या करेंगे कि V1 और V2 को जोड़ देंगे। इसका मतलब है कि विभव का परिणामी निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु P पर जो विभव होंगे उनका परिणामी क्या होगा। ठीक है,
तो लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी विभव। तो अगर हम बिंदु P पर परिणामी विभव की बात करते हैं तो V बराबर में हो जाएगा हमारे पास V1 प्लस का V2। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ से हम V1 और V2 को जोड़ देंगे, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से मान रखने पर, ठीक है, मान रखने पर। तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से मान रखेंगे किसका किसका, V1 का और V2 का, क्योंकि हमें V1 भी पता है और V2 भी पता है। तो यहाँ से V बराबर निकालें अगर, तो हमारे पास V1 का मान है माइनस का 1/4πε0 और Q अपान में है R प्लस का L। और सेकंड इसी तरीके से हमारा प्लस लगा करके 1/4πε0 Q अपान में R माइनस L है, तो 1/4πε0 Q अपान में क्या है, R माइनस का L है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कर लिया। और आगे अगर करेंगे तो V बराबर में इसमें क्या कॉमन लिया जा सकता है, तो 1/4πε0 Q कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ पे रखेंगे 1/4πε0 और Q को हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। इतनी चीज़ें हम कॉमन ले सकते हैं। तो इतनी चीज़ें कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, माइनस का 1 अपान में क्या हो जाएगा, ये R प्लस का L बचा है यहाँ पे, और प्लस का यहाँ पे क्या बचा है 1 अपान में R माइनस का L। ये चीज़ें अंदर बच जाएंगी। ठीक है, तो अंदर बच जाएंगी तो अंदर वाले को सॉल्व करेंगे और इसको वैसे ही लेते चलेंगे। तो V बराबर में क्या आ जाएगा हमारे पास 1/4πε0 इंटू का Q, और अंदर अगर इसको हम -1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस और ब्रैकेट में R माइनस का L, और इसका मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो प्लस का R प्लस का L, और नीचे आ जाएगा हमारे पास R प्लस का L इन दोनों का, तो R माइनस का L। इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलिए हम आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब लगभग हमने सारी चीज़ें कर ली हैं, बस थोड़ी सी चीज़ें बची हुई हैं तो उनको भी देख लेते हैं। इसके आगे जो है हम सॉल्व करेंगे क्या, यहाँ से हम लिखेंगे V बराबर में 1/4πε0 Q, और ये देखिए माइनस का R है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा माइनस R, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस L, यहाँ पे देखिए प्लस R और प्लस L, ये सारी चीज़ें होती जाएंगी। ठीक है, सॉरी, और नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास R प्लस का L है एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में R माइनस L है, तो ये फार्मूला किसका बन जाएगा, R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर का फार्मूला बन गया। ठीक है, ये फार्मूला आप लोगों को पता होगा। इस फार्मूले पे रख करके हम इस तरीके से कर लेंगे। यहाँ पे कोई दिक्कत हुई है एक बार और समझिए, यहाँ पे माइनस R का अगर यहाँ पे करेंगे तो माइनस R हो जाएगा, इस माइनस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस माइनस प्लस में L हो जाएगा, प्लस का R और प्लस का L हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो नीचे हमने क्या किया है, R प्लस L है एक ब्रैकेट में R माइनस L है, तो ये फार्मूला हमारा बन गया A प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी एक ब्रैकेट में होता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। उसी तरीके से इसको हम फार्मूले पर रख देंगे, आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर इस आर की बात करें और इस आर की बात करें तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि इनके चिन्ह विपरीत हैं। ठीक है, आगे अगर देखा जाए तो आगे हम इसको लिख सकते हैं V बराबर 1/4πε0 Q। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा L L कितना बन जाएगा, ये 2L बन जाएगा, 2L अपान में R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर। अब इस L स्क्वायर को हम क्या मानते हैं, नगण्य मानते हैं। ये क्या है, यह नगण्य है। L स्क्वायर क्या है, नगण्य है, लगभग 0 के बराबर है। तो यहाँ से अगर हम इसको 0 मान लेते हैं, इस L स्क्वायर को क्या मानते हैं, 0 मानते हैं, 0 मानते हैं, तो यहाँ से हमारे पास V बराबर निकल के आ जाएगा 1/4πε0 Q और इंटू का 2L, यहाँ पे बाहर निकलेगा तो 2L अपान में क्या हो जाएगा, ये R स्क्वायर हो जाएगा। तो आप लोगों को ये भी पता होगा, अगर इसको हम आगे की तरफ बढ़ाएं, लास्ट स्टेप है हमारा। ठीक है, 1/4πε0 वैसे ही रहेगा, और इस Q इंटू 2L को हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, जिसे हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर Q इंटू 2L ही तो होता है, तो यहाँ पे हम P बट्टा में R स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे हम जो है चुक्की दे करके निशान भी इस तरीके से भी लिख देंगे कि Q इंटू 2L किसके बराबर होता है, P के बराबर होता है। ठीक है, जिसे हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होंगी।
ये हमारी जो चीज़ थी ये प्रूव हो गई, ठीक है। हैंस प्रूव्ड लिख देंगे, हमारा जो काम है कंप्लीट हो गया। ये हमारा डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ये डेरिवेशन पता होना चाहिए। आई होप कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आइए हम सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए, इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। देखिए ये क्वेश्चन कई सालों से लगातार पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कैसे करेंगे, बहुत आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको एक फिगर्स को समझने की जरूरत है और बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस फिगर में, तो एक प्लेट का नाम है एक्स, दूसरा प्लेट है वाई। ये दो प्लेट है जो धातु की प्लेटें हैं, ठीक है, और समतल है दोनों, और एक दूसरे के समांतर भी है, ये एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं। तो देखिए एक्स और वाई ये दो प्लेटें हैं, धातु की प्लेटें हैं। तो अगर एक्स प्लेट पे हम धनावेश देते हैं और ये हमारे पास देखेंगे अगर, तो ये जो हमारे पास प्लेट है ना दूसरा वाई वाली, ये पृथ्वी से क्या किया गया, अर्थिंग किया गया है, यानी जोड़ा गया है। तो यहाँ पे अगर एक्स प्लेट की बात करते हैं तो इस पे अगर धनावेश यानी प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, तो इस वाई वाले के अंदर अंदर की बात करते हैं केवल, तो अंदर की तरफ जो है ऋणावेश आ जाता है। ऋणावेश आ जाता है किसके कारण, प्रेरण के कारण। तो इसके अंदर क्या होता है कि आवेश आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है प्रेरण के कारण, और इसके बाहर जो है धनावेश आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे अर्थिंग है, ठीक है। तो इसी बात को समझ करके यहाँ पे हमें क्या करना है, धारिता के लिए व्यंजक का निगमन करना है। तो हमने इसी बात को जो जो हमने बोला है अभी, इसी बात को हमने यहाँ पे लैंग्वेज में लिख दिया है, और आपको भी लिखना होगा अपनी बोर्ड की कॉपी में। आपको सबसे पहले क्या करना है, इस तरीके से लिखना है, माना समांतर संधारित्र में धातु की समतल दो प्लेटें एक्स और वाई हैं, ठीक है। इस तरीके से एक्स और वाई दो हमारे पास क्या है, धातु की दो समतल प्लेटें हैं, जिनके बीच की दूरी क्या है, डी है। इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी यहाँ पे डी है, तो डी मैंने लिखा हुआ है। उसके आगे जब एक्स प्लेट को धन आवेश दिया जाता है, इस एक्स प्लेट पर जब धनावेश दिया जाता है, तो प्रेरण के कारण प्लेट वाई पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। तो प्रेरण की वजह से जो है इस पर ऋणावेश आ जाता है, वह बाहर की ओर धनावेश आ जाता है। अंदर की तरफ तो ऋणावेश आता है, लेकिन इसके बाहर की तरफ जो है धनावेश आ जाता है, ठीक है। तो इतनी सी बात को आपको लिख देना है, और उसके बाद से आपको क्या करना है, यहाँ से आपका सूत्र का जो निगमन है यहाँ से स्टार्ट होता है। इस बात को आप लोग लिख लीजिएगा जरूर, ठीक है, क्योंकि बिना लिखे आपको पूरा पूरा नंबर नहीं मिलेगा। तो अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले इन दोनों प्लेटों यानी दो संधारित्र की दोनों प्लेटें हैं, और इन दोनों प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी गणना करनी है। तो देखिए इसके लिए आपको एक फार्मूला दिया गया है, आइए हम सबसे पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो लिखेंगे समांतर, समांतर लैंग्वेज को समझिएगा अच्छे से, ठीक है। लिखेंगे क्या, लिखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच, ये दो प्लेटें हैं, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, सेम टू सेम यही पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग जो है मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, मैंने नंबर अपना डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। उस नंबर पे आप लोग जो है मैसेज कर सकते हैं एनी टाइम, आपको जो है रिप्लाई मिलेगा और आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। तो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की हमें तीव्रता की बात करते हैं, तो ई बराबर क्या पता है हमें, ई बराबर पता है सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्या पता है, ई बराबर में सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। सिग्मा क्या है, सिग्मा है हमारे पास पृष्ठ घनत्व, आप लोगों ने नाम सुना होगा। सिग्मा क्या है, पृष्ठ घनत्व है। एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश होते हैं ना, तो उनको हम क्या कहते हैं, सिग्मा, जिसे हम पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो सिग्मा का एक फार्मूला होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्यू अपन में ए होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है, आप लोगों को पता भी होगा, ठीक है। तो अगर इस फार्मूले की मदद से, इस पृष्ठ घनत्व के फार्मूले की मदद से अगर हम इसमें देखें, तो ई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ई बराबर हम ये लिख सकते हैं कि ये जो आवेश होगा ना, इस क्यू, इस सिग्मा की जगह पे हम क्यू अपन में ए लिख सकते हैं। तो क्यू अपन में ए लिखेंगे, और नीचे हमारे पास एप्सिलॉन नॉट है, तो एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे। तो यहाँ से हमारे पास ये सूत्र जो है मॉडिफाई होकर के निकल के आ चुका है, ठीक है। इसमें हमने अभी तक कुछ नहीं किया है, अभी कुछ नहीं किया है। सबसे पहले मैंने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की, तो ये होता है हमारे पास सिग्मा अपन में एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बराबर हमें पता है क्यू अपन में ए होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, ई बराबर में ऊपर क्यू अपन में ए लिखेंगे, सिग्मा की जगह पे नीचे एप्सिलॉन नॉट है, तो एप्सिलॉन नॉट को वैसे ही रख दिए हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब आगे की तरफ देखिए, अब आगे क्या करेंगे कि दोनों प्लेटों के बीच की अगर दूरी डी है और विभवांतर भी है, तो हम यहाँ से ज्ञात करेंगे। आगे लिखना है आपको, यदि प्लेटों के बीच की दूरी
डी है तथा विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर की बात हो रही है, विभवांतर भी है, तब अगर इनके बीच की दूरी डी और विभवांतर भी है तब हमारे पास जो सूत्र निकलेगा ई बराबर में भी अपन में डी निकलेगा। ये सूत्र हमारे पास मिल जाएगा। ध्यान से एक एक स्टेप को देखते जाइएगा, रेड पेन का यूज़ नहीं करना है, इस तरीके से मॉडल नहीं बनाना है, मैं आपको समझाने और पढ़ाने के लिए बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ से अगर भी की गणना करना चाहें तो भी हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं, भी बराबर में हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा ई इंटू का डी, आ जाएगा ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि इस फार्मूले में अगर ई के जगह पे हम ये चीज़ रख दें, ऊपर वाला समीकरण एक वाला, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं, तो इस ई के जगह पे हम इसका मान रख देंगे, तो लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से, समीकरण एक से हमारे पास भी बराबर क्या मिल जाएगा, इस ई की जगह पे क्यू अपन में ए एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, तो क्यू अपन में ए एप्सिलॉन नॉट और इनटू का डी हो जाएगा। ये हमारे पास सूत्र आ गया है। अब जो है हम आसानी से ये प्रूव कर सकते हैं और अच्छे से दिखा सकते हैं। आप देखिए इसको समीकरण नंबर सेकंड मान लीजिएगा, समीकरण ये सेकंड बन गया, ठीक है। अब ये समीकरण सेकंड बन गया तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आगे की तरफ हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इधर कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो संधारित्र की धारिता होती है वो क्या होती है, तो लिखिए संधारित्र की धारिता। अब इसी के लिए तो हमें एक सूत्र के व्यंजक का निर्माण करना है, संधारित्र की धारिता के लिए ही तो व्यंजक का निर्माण करना है, तो संधारित्र की धारिता हमें पता होनी चाहिए, सी बराबर में क्या होता है, क्यू अपन में भी होता है। आप लोगों को ये फार्मूला याद होगा, ठीक है। अगर नहीं याद है ये सारा फार्मूला तो आप लोगों को अच्छे से आप लोग कमेंट कीजिए, मैं एक एक चैप्टर का चैप्टर वाइज जो है फार्मूले आप लोगों को बता दूंगा फिजिक्स का, ठीक है। तो देखिए हमारे पास संधारित्र की धारिता सी बराबर में क्यू अपन भी होती है, तो यहाँ से अगर हम समीकरण 2 से अगर भी का मान रख दें तो कोई इसमें दिक्कत होगी नहीं, तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से इस भी के जगह पे हम ये चीज़ें रख दें तो कोई दिक्कत होगी इसमें नहीं, हमारा जो मान होगा, जो हमारा व्यंजक होगा निकल के आ जाएगा। तो सी बराबर में आ जाएगा हमारे पास क्यू ऊपर है और उसके बाद से नीचे क्या है, क्यू अपन में, ये इस भी के जगह पे हम ये सारा चीज़ रख रहे हैं, क्यू अपन में ए एप्सिलॉन नॉट और इनटू का डी, तो इनटू का डी भी हम यहीं पे रख देंगे। यहाँ पे अभी तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इस क्यू से क्यू को हम कैंसिल करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा जो फार्मूला बनेगा वो बन जाएगा सी अपन में, नीचे हमारे पास एप्सिलॉन नॉट है और ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो इस एप्सिलॉन नॉट इंटू का ए लिखें या फिर ए इंटू का एप्सिलॉन नॉट लिखे, बात एक ही है, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू का ए लिख दे रहे हैं, ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये डी जो बचा है नीचे की तरफ रह जाएगा। तो ये आप देखेंगे तो सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपन में डी, ये फार्मूला निकल के आ चुका है। तो ये हमारा जो होगा यही हमारा व्यंजक होगा संधारित्र की धारिता के लिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे स्टार दे देता हूँ और ये फैराड में होगा, ठीक है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये फैराड में होगा, ये इसका आंसर हो गया। आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। हमने क्या किया है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन किया है। मिलते हैं एक नई वीडियो में दोस्तों ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।